हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का समाजशास्त्र, जो कि सेकेंड सेमेस्टर से हमने लिया है। ये क्वेश्चन जो भी स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर समाजशास्त्र का तैयारी कर रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और इस वीडियो में मैं आपको ये जो प्रश्न है, इसको किसी भी तरह से अगर पिछड़े वर्ग से क्वेश्चन पूछता है, तो जो मैंने इस वीडियो में प्रश्न आपको बताया है वो आप पूरे के पूरे लिख देंगे, तो आपका 100% आपका नंबर मिलेगा। और आपको ये जानकारी भी होना चाहिए कि पिछड़े वर्ग की जो परिभाषा है या फिर जो अवधारणा है, आखिर ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, इसकी क्या समस्या है, तो सभी इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो को लास्ट तक। और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले इस तरह के वीडियो में आपको इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न आप देख लिए पिछड़े वर्ग से। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है कि आप उत्तर लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग देना है आपको कि पिछड़े वर्ग की अवधारणा, मतलब जो पिछड़े वर्ग जो बनाया गया है, इसकी क्या अवधारणा है। एक सबकी एक अवधारणा बनी हुई होती है, तो आखिर ये अवधारणा कहाँ से आई, तो ये सभी हम इस हेडिंग में जानेंगे। तो ये जो पिछड़ा वर्ग का जो सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था 1917-18 में हुआ था। 1917 और 18 में, यानी कि 1918 में हुआ था। 1930-31 में इसका उपयोग जो है विशेष रूप से हुआ। 1937 ईस्वी में ट्रावणकोर राज्य में शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से, मतलब शिक्षा क्षेत्र में और जो आर्थिक यानी कि पैसे रुपए की दृष्टि से जो पिछड़े जो समुदाय के जो लोग थे, तो उन्हें पिछड़े समुदाय शब्द का प्रयोग वहाँ पे दे दिया गया। मद्रास राज्य में इस शब्द का प्रयोग जो है वो अछूत से ऊपर स्तर के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस सरकार ने 1948 ईस्वी में पिछड़े वर्ग पर एक आयोग बनाने का प्रस्ताव किया, जिसका उद्देश्य था कि जो हिंदू और गैर हिंदू के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग का पता लगाना था। लेकिन कुछ आंतरिक कठिनाइयों के कारण उस समय आयोग गठित करने को फिर टाल दिया गया। 1948 में उत्तर प्रदेश के एक सूची पिछड़ा वर्ग की जो बनाई गई थी, जिसमें कि 50 जातियाँ शामिल थी, और जो कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 64% थी। सन 1951 ईस्वी में बिहार सरकार ने पिछड़े वर्ग की एक सूची घोषित की थी, जिसमें कि बहुत सारे जातियाँ सम्मिलित थी, जिनकी जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 60% थी। संविधान लागू होने से पहले ही पिछड़े वर्ग की धारणा जो है वो विद्यमान थी, मतलब पहले से ही थी, जिसके अंतर्गत आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर उच्च और निम्न स्तरों के बीच में समूह शामिल किए गए थे। संविधान के अनुच्छेद 340 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान का अधिकार देता है। और जो भारत के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 29 जनवरी और 1953 ईस्वी को काका कलेलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया था। आयोग के जो निर्देश दिया गया था कि वह सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि को ध्यान में रखकर पिछड़ा वर्ग का निर्धारण करें और उसकी एक सूची तैयार करें। उसकी सामाजिक और शैक्षिक समस्या को पता लगाएं। लगभग 2 वर्ष के बाद आयोग ने 2339 जातियों और उपजातियों की एक सूची तैयार की। ठीक, फिर पिछड़ा वर्ग की जो सूची बनाने के लिए आयोग ने जाति को प्रमुख कारक माना। पूरे जाति ही पिछड़ेपन का अधिकार माना। बाद में जो कमजोर या निर्धनता, जो गरीब, मकान, व्यवसाय को भी पिछड़ेपन के निर्धारण का कारण माना। केंद्र सरकार ने कालेलकर का आयोग सिफारिश का विश्लेषण किया और जाति को पिछड़ा वर्ग का आधार मानना अस्वीकार कर दिया। भारत सरकार ने 1961 में राज्य सरकार से उनके यहाँ अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराने का आदेश दिए, जिसका आधार आर्थिक न हो कि जातिगत। ठीक, राज्य सरकार ने आय और व्यवसाय को आधार मानकर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार कर उन्हें वर्गित किया। तो ये पिछड़े वर्ग की ये अवधारणा है। ठीक, ये पिछड़े वर्ग की अवधारणा में आपको लिखना है कि ये कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे क्या हुआ। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग देना है कि पिछड़े वर्ग की समस्याएं। अब पिछड़े वर्ग की तो अवधारणा बन गई, सूची भी बन गई, लेकिन क्या इससे कोई समस्या है, तो इसमें हम जानेंगे हेडिंग के माध्यम से। जैसे कि आप पहला हेडिंग इसमें देंगे कि भूमिहीन कृषक की समस्या, जो मतलब बिना भूमि के जो कृषि करने वाले जो हैं कृषक है, उनकी समस्या क्या है। इसमें पहला कारण ये है, पिछड़े वर्ग की समस्या में पहला कारण कि भूमिहीन कृषक की समस्या। तो इसमें आप लिखेंगे कि पिछड़े वर्गों के जो सदस्य हैं, भूमि पर अधिकार बहुत कम होता है। गाँव में वो अधिकतर भूमिहीन कृषि के रूप में ही बने रहते हैं
और उस रूप में उन्हें उच्च जाति के खेतों में काम करना पड़ता है। जो बड़े जाति के जो लोग हैं, मानते हैं, उनके बहुत सारा खेत होता है, तो उनके खेतों में जाके काम करना पड़ता है जब इनके पास खेत नहीं होता है तो। तो इस रूप से उनका अनेक प्रकार से शोषण किया जाता है। यहाँ शोषण से मतलब कि जब वो किसान जो है वो खेती करेगा दूसरे का खेत लेके, तो उसमें पूरा मेहनत भी लगाएगा, सारा अपना पैसा, खेत की जुताई, पानी सब कुछ करेगा, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो जिसका खेत होता है, वो ना तो उसको मज़दूरी देता है, ना पानी देता है, ना खेत में बिया या चाहे जो कुछ भी मतलब पैसा नहीं देता है। और उनको बस यही घमंड रहता है कि मेरा खेत है। तो इसलिए ये इस तरह के शोषण भी होते हैं, देखने को मिलते हैं। दूसरा अब ये हेडिंग है कि पेशों को चुनने की समस्या। तो इसमें आपको लिखना है कि जो पिछड़े वर्ग के जो सदस्य सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक आधार पर जो अन्य वर्गों से पिछड़े हुए होने के कारण उनके सामने पेशे को चुनने की समस्या स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। अच्छे पेशों को चुनने के लिए आर्थिक और विशेषकर शैक्षिक तौर पर समृद्धि होना आवश्यक है। पर पिछड़े वर्ग के सदस्य इस मामले में पिछड़े हुए होते हैं कि इस कारण प्रतियोगी परीक्षाओं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इन वर्गों के बच्चे जो हैं वो दूसरे वर्गों के साथ समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। उसके बाद आपको तीसरा हेडिंग देना है कि वेतन की समस्या। पिछड़े वर्ग की समस्या में तीसरा आता है कि वेतन की समस्या। तो इसमें आप लिखेंगे कि पिछड़े वर्गों को अपने काम का जो उचित पारिश्रमिक जो नहीं मिलता है, जो अच्छे काम करते हैं लेकिन उतना उनको इनकम नहीं मिल पाता है। गाँव में वो खेतों में काम करते हैं जहाँ की नगद वेतन बहुत कम मिलता है। ज़्यादातर मामलों में खेत का जो मालिक है उन्हें उनके काम के बदले अनाज दे देता है, जो कि उनके लिए प्राप्त नहीं होता है। उसके बाद चौथा जो कारण है पिछड़े वर्ग की समस्या में कि श्रम विभाजन में निम्न स्थान की समस्या। पिछड़ेपन के कारण पिछड़े वर्गों के सदस्य को अच्छे पदों पर काम करने का अवसर नहीं मिल पाता है। उन्हें केवल वही काम मिलते हैं जो निम्न स्तर के होते हैं। वो ज़िंदगी भर अकुशल श्रमिक ही बने रहते हैं। उसके बाद आपका पाँचवा जो कारण आता है कि शिक्षा संबंधी समस्या। शिक्षा संबंधी समस्या में आप ये लिखेंगे कि आर्थिक पिछड़ेपन के जो कारण पिछड़े वर्ग के लोग अपने बच्चों की उचित शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। भारत में उच्च व तकनीकी शिक्षा बहुत महँगी है। इसका परिणाम ये होता है कि आर्थिक व सामाजिक दोनों स्तर पर ये बच्चे पिछड़ते चले जाते हैं। उसके बाद छठवां है कारण कि ऋणग्रस्तता की समस्या। ऋण ऋणग्रस्तता की समस्या का मतलब जो पिछड़े वर्ग की जो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण उनके जीवन में ऋणग्रस्तता की समस्या सदा बनी रहती है। किसी से मतलब यहाँ उधार से है, उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि वो उचित रूप में भोजन, कपड़ा, मकान और मौलिक आवश्यकताओं को भी उचित ढंग से वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो परिणाम यह होता है कि बीमारी, जन्म, मृत्यु, विवाह, दुर्घटना, ये सभी समय उन्हें उधार माँग-माँग कर अपनी आवश्यकताओं को पूरी करना होता है। और ऋण का बोझ जो है वो पीढ़ी दर चलता रहता है, ये ख़त्म नहीं होता है। उसके बाद सातवाँ जो है कि उच्च वर्गों द्वारा भेदभाव व अत्याचार की समस्या। ये सबसे बड़ी कारण है कि उच्च वर्गों द्वारा भेदभाव और अत्याचार की समस्या होती है। उच्च वर्ग के द्वारा पिछड़े वर्गों पर जो अनेक प्रकार की निर्भरताएँ लादी जाती हैं और उनके प्रति भेदभाव अत्याचार का सिलसिला भी जारी रहता है। भेदभाव उत्पीड़न गाँव में उनके साथ उच्च जातियों के द्वारा किया जाता है। उच्च जातियों के हाथों में आर्थिक या राजनैतिक या दोनों प्रकार की शक्ति होती है। और उसी शक्ति के बल पर वो गाँव के जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उन पे अत्याचार करते हैं, उनकी बस्ती में आग लगा देते हैं, उन्हें बेघर कर देते हैं, बंदूक की नोक पर उनकी बहू-बेटियों की इज़्ज़त लूटते हैं, तोड़-फोड़ और लूट-पाट करते हैं। चुनाव के समय एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में ज़ोर-ज़बरदस्ती वोट डालने वाले के लिए आतंक का वातावरण बनाते हैं। तो इस तरह से तमाम ये जो कारण है पिछड़े वर्ग की समस्या के लिए, ये बहुत ही मतलब सबसे इसमें खराब यही लगता है कि जो जो अपने आप को मानते हैं कि हम बड़े कास्ट के इंसान हैं, लोग हैं, तो वो बहुत सारा मतलब जो छोटे पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनको उन पे बहुत अत्याचार करते हैं। और एक मूवी भी है इस पे शूद्र करके, अगर आप वो नहीं देखे मूवी तो आप जाके देखिएगा। उसमें कितना मतलब बुरा लगता है कि जो ये अपने कास्ट को, अपने उस जाति को मान के छोटे जो कास्ट के हैं उनको कितना मतलब तकलीफ़ देते हैं। तो ये सभी कारण रहा, ये आप खुद से भी इसको लिख सकते हैं। तो आप उस मूवी को ज़रूर देखिएगा। मूवी हर स्टूडेंट को देखना चाहिए मूवी। लगभग जो ये
पिछड़े वर्ग, उच्च जाति के जो ये सब जो भी भेदभाव है, वो लगभग आज के समय में शहरों में नहीं देखने को मिला, लेकिन अभी भी ये गाँव में अवधारणा बनी हुई है, जो कि आने वाली पीढ़ी में धीरे-धीरे ख़त्म होगी, बहुत हद तक ख़त्म हुई है और वो संभव हुआ है शिक्षा से। हर इंसान, हर लड़का अगर शिक्षित होगा, तो ये जो है कास्ट की बात, ये इसको पूरे जड़ से ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब तक हमने जाना समस्या जाना, अवधारणा जाना पिछड़े वर्ग का। अब हम जानते हैं कि पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु मतलब उसकी भलाई के लिए जो सरकार ने क्या प्रयास, क्या कदम उठाए हुए हैं, तो वो आप हेडिंग देंगे। उसके बाद इसमें आप लिखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) के जो अंतर्गत सरकार को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के जो उन्नयन के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 16(4) में सरकार को उन पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं और पदों में आरक्षण की व्यवस्था का अधिकार दिया गया, जिन्हें कि उनकी राय में सेवाओं में प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला। संविधान के अनुच्छेद 340 में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्ग की परिस्थितियों और काम के मामलों में उनकी कठिनाइयों का पता लगाने के लिए आयोग नियुक्ति कर सकते हैं। इस आयोग से ये कठिनाई दूर करने के बारे में केंद्र या अन्य सरकार से उपाय करने को कहा जाता है। अनुच्छेद 16(4) के प्रवर्तक के लिए आवश्यक है, पहला कि नागरिकों का कोई वर्ग पिछड़ा हो और दूसरा ये कि राज्य की राय में पिछड़ा वर्ग को राज्य के अधीन सेवाओं में प्राप्त प्रतिनिधित्व न हो। दूसरा, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 1 जनवरी 1979 ईस्वी को स्वर्गीय श्री बी मंडल की अध्यक्षता किया गया था, जिसमें कि 31 दिसंबर 1980 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट में दे दी थी कि 7 अगस्त 1980 ईस्वी को सरकार ने सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में 27% आरक्षण की मंडल आयोग की सिफारिश लागू करने को अपने फैसले की घोषणा की। भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 ईस्वी के कार्यालय ज्ञापन में, जिसमें भारत सरकार की जो असैनिक नौकरियां और पदों में सामाजिक और शिक्षा की जो दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। 25 सितंबर 1991 की जो कार्यालय ज्ञापन के ज़रिए संशोधन किया गया कि इसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। पहला कि ये कि भारत सरकार की सेवाओं और सिविल पदों के जो रिक्त स्थान हैं, सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित 27% स्थानों पर नियुक्ति के लिए इन वर्गों के अपेक्षाकृत मतलब गरीब जो लोग हैं वर्ग के जो है उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी सबसे पहले। दूसरा ये कि भारत सरकार के सिविल पदों और नौकरियों में खाली पड़े स्थान में 10% आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए आरक्षित रखे जाएंगे, जिन्हें कि पहले किसी आरक्षण योजना में शामिल नहीं किया गया। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची की समीक्षा के लिए केंद्र में एक अस्थायी संस्था गठित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को लागू किया गया। आयोग की सिफारिशें आमतौर पर सरकार को माननी होगी। इसी सिलसिले में 14 का गठन किया गया। फरवरी 1994 में पहली बार नियुक्तियां करके सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की गई। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आर्थिक और वित्तीय आधार पर सक्षम परियोजनाएं शुरू करने के लिए अतिरिक्त वित्त साधन जुटाने और उनकी प्रौद्योगिकी और उद्यम संबंधी कुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम गठित किया। 1991-93 में निगम की शेयर पूंजी के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। 1994-95 में 36 करोड़ रुपए और जारी किए गए। तो उम्मीद करते हैं अगर आपको पिछड़े वर्ग से कोई भी अगर क्वेश्चन बना के आपसे अगर एग्जाम में पूछे, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ हद तक अच्छे से आप लिख पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।